नमस्कार प्रिय छात्रों और मित्रों। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क के भाग और एंड दोज फंक्शंस, उनके कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आप कापी कलम लेकर बैठिए। और हमने इस वीडियो को नोट्स की तरह बनाया है, इसलिए आप प्रत्येक स्लाइड को अच्छी तरह से लिखते हुए और समझते हुए चलिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन पार्ट्स के बारे में कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा है या कितने भागों में मनुष्य का मस्तिष्क बट करके कार्य करता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो ब्रेन है, ठीक है, वह क्रेनियल बोन्स, मतलब क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। और 8 बोन्स के भीतर जो है मनुष्य का ब्रेन सुरक्षित पड़ा रहता है, ठीक है। तो वह 3 भागों में विशेष रूप से बांटा गया है ब्रेन को, या 3 भागों में बट करके मनुष्य का जो ब्रेन है काम करता है। पहला भाग कौन सा है? फोर ब्रेन या प्रोसेनसिफेलॉन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है प्रोसेनसिफेलॉन, हिंदी में इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। यह ब्रेन का पहला भाग है। दूसरा भाग है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मीन्स मेसेनसिफेलॉन, इसे हिंदी में बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। तीसरा भाग है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मीन्स पश्चिम मस्तिष्क, इसे एक और नाम है इंग्लिश में, उसे क्या बोला जाता है? रोम्बेनसिफेलॉन, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, और हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, इसके भी कई पार्ट हैं, लेकिन मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के पार्ट के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क 2 भागों में फिर बटा है, ठीक है। पहला इसमें जो कौन है? सेरेब्रम या टैलेंसिफेलॉन, इसे हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में सेरेब्रम। टैलेंसिफेलॉन इसका दूसरा नाम है, जो कि बहुत कम प्रयोग किया जाता है, हालांकि आपको इसे जानना चाहिए। अब प्रमस्तिष्क हो गया फोर ब्रेन का पहला भाग, और दूसरा भाग है डायनसिफेलॉन। इसका हिंदी में तो नाम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में एक और नाम है थैलमेनसिफेलॉन, ठीक है, थैलमेनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन का दूसरा इंग्लिश में नाम है। अब फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के 2 भाग हुए, सेरिब्रम और डायनसिफेलॉन। अब सेरिब्रम में लोब्स होते हैं। सेरिब्रम किसमें बटा होता है? लोब्स में बटा होता है, ठीक है। तो इसमें 5 लोब्स होते हैं। पहला लोब्स कौन सा है? फ्रंटल लोब। दूसरा लोब कौन सा है? पैराइटल लोब। तीसरा लोब टेम्पोरल, और चौथा ऑक्सीपिटल लोब, और 5वां है इंसुला लोब, ठीक है। तो फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल क्रेनियल बोन में फ्रंटल बोन जो है उसके जस्ट अंदर जो होता है, उसके सामने, वो फ्रंटल लोब है। फिर टेम्पोरल लोब, जो टेम्पोरल अस्थि है, टेम्पोरल बोन, उसके अंदर, उसके ठीक सामने। पैराइटल लोब जो है पैराइटल बोन के ठीक सामने। ऑक्सीपिटल बोन के ठीक सामने ऑक्सीपिटल लोब होता है। इंसुला लोब अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ब्रेन में सेंटर की तरफ होता है, जो कि बाहर से दिखाई नहीं पड़ सकता। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर, उसमें यह दिखाई नहीं पड़ सकता। अभी हम इन्हें फिगर के हिसाब से भी समझेंगे। फिलहाल आप पहले पार्ट्स को समझिए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। अब डायनसिफेलॉन भी 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला है इसमें एपिथैलेमस, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ब्रेन 3 भागों में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन 2 भागों में बटा है, सेरिब्रम, डायनसिफेलॉन। अब सेरिब्रम 5 भागों में बटा है, और डायनसिफेलॉन 3 भागों में बटा है। इतना समझ में आया आपको? अब हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की। मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं होता, यह अकेला होता है। हिंड ब्रेन 2 भागों में बटा होता है। पहला इसमें से कौन सा है? मेटेनसिफेलॉन, मेटेनसिफेलॉन, और दूसरा होता है माइएलेनसिफेलॉन, ठीक है। तो यह जो हिंड ब्रेन है 2 भागों में बटा है, मेटेनसिफेलॉन और माइएलेनसिफेलॉन। अब मेटेनसिफेलॉन भी 2 भागों में बटा है। मेटेनसिफेलॉन 2 भागों में बटा है। पहला पोन्स, पोन्स आप नाम सुने होंगे, इसे अभी हम फिगर से समझेंगे। पहला पोन्स है, और दूसरा सेरिबेलम। सेरिबेलम मीन्स हिंदी में इसे बोला जाता है अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। अब सेरिब्रम मीन्स प्रमस्तिष्क, और सेरिबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क।
अब जो माइलेनसिफेलान है इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसमें केवल मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा को विशेष रूप से केवल मेडुला ही लिखा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा है, लेकिन बार बार इसे मेडुला लिखा जाता है। इसे हिंदी में बोला जाता है मस्तिष्क पुच्छ, मतलब मस्तिष्क का पुच्छ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हम स्ट्रक्चर समझेंगे फिगर के हिसाब से। यह ब्रेन का इतना ही केवल पार्ट होता है। आपने ब्रेन स्टेम नाम सुना होगा और बार बार पढ़ते हैं आप कि ब्रेन स्टेम। स्टेम का अर्थ आप कोशिका से समझ सकते हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स है, लेकिन यहाँ स्टेम वह कोशिका वाला शब्द नहीं है। ठीक है, कोशिका वाला वर्ड है नहीं यहाँ पर। स्टेम, ब्रेन स्टेम मीन्स हिंदी में होता है मस्तिष्क वृंत या मस्तिष्क का डंठल। ठीक है, यहाँ स्टेम या कोशिका से संबंध नहीं है इसका। तो ब्रेन स्टेम जो होता है वह कोई एक अंग नहीं है, बल्कि इन्हीं ब्रेन के जो पार्ट हैं, मिड ब्रेन और पोन्स और सेरिबेलम। ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स और सेरिबेलम को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम को नहीं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, यह मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इसे क्या बोला जाता है? ब्रेन स्टेम बोला जाता है। समझ में आया? ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या है? मस्तिष्क वृंत हिंदी में इसे बोला जाता है, या मस्तिष्क डंठल, और इसमें 3 पार्ट होते हैं, या ये 3 पार्ट से मिल करके बना होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं फिगर के हिसाब से। तो ये देखिए, सबसे पहले ब्रेन 3 भागों में बटा है। यह फोर ब्रेन हो गया, जो नीला वाला है, यह क्या है? फोर ब्रेन। और जो आसमानी कलर का है अंदर की तरफ, यह क्या है? मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन। और यह क्या है? हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन मीन्स पश्चिम मस्तिष्क, मिड ब्रेन मीन्स मध्य मस्तिष्क, और फोर ब्रेन मीन्स अग्र मस्तिष्क। अब मस्तिष्क जो होता है 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, 2 भागों में, दायां भाग और बायां भाग। जिनका दायां हाथ अधिक सक्रिय है, ठीक है, या जो दाएं हाथ से लिखता है, दाएं हाथ से खाता है, उनका जो ब्रेन है वह लेफ्ट वाला, बायां वाला अधिक सक्रिय होता है। बायां मस्तिष्क जब अधिक सक्रिय होगा तो दायां वाला पार्ट शरीर का अधिक कार्यशील होगा। लेकिन वहीं पर यदि बायां वाला हाथ अगर किसी का अधिक सक्रिय है, या कोई बाएं हाथ से खाना खाता है या बाएं हाथ से लिखता है, तो समझा जाता है कि इस व्यक्ति का जो पार्ट है शरीर का, वह लेफ्ट वाला पार्ट अधिक सक्रिय है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अधिक सक्रिय होगा? राइट वाला पार्ट सक्रिय होगा। ठीक है, ठीक अपोजिट। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि इसमें से जो स्पाइनल नर्व निकलती है वह गर्दन के पास क्रॉस करती है, आपस में क्रॉस करके लेफ्ट वाली राइट में चली जाती है और राइट वाली लेफ्ट में चली जाती है, फिर मेरुरज्जु में आपस में मिल जाती हैं। लेकिन जो तंत्रिकाएं निकलती हैं स्पाइनल नर्व, वह अलग अलग होती हैं। समझ में आया? अब हम दूसरे फिगर को समझते हैं। आप इस फिगर को पहले समझ लीजिए, यह लेफ्ट पार्ट हो गया, यह राइट पार्ट हो गया मनुष्य का। ठीक है, तो यह बीच में एक पट्टी से जुड़ी होती है जिसे कार्पस कैलोसम बोला जाता है। यह सफेद पट्टी होती है, सफेद कोलेजन तंतुओं की बनी हुई। लेकिन यह कैसी होती है? इसमें तंत्रिका तंतु अधिक मात्रा में होते हैं, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को आपस में जोड़ते हैं। समझ में आया? तो यह जो भाग है यहाँ पर दिखाया गया है, यह राइट वाला किसी व्यक्ति के राइट पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब हम तीसरे फिगर को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैलेमस, ऊपर जो रेड वाला है यह थैलेमस है। ठीक है, फिर सुपीरियर कैलकुलस, कैल्कियस, ठीक है, इंफीरियर कैल्कुलस। तो ये सब अलग अनेक संरचनाएं हैं मस्तिष्क में, तो ये सब अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये बीच में जो है ये मिड ब्रेन है, बीच में यह मिड ब्रेन है। फिर यह जो है नीचे ब्राउन वाला कलर, ठीक है, ब्राउन वाला, यह क्या है? मेडुला है, और यह मिड ब्रेन हो गया। और यह जो है पोन्स है, ये जो हल्का सा गुलाबी कलर में है, यह क्या है? जहां पर हमारा माउस का कर्सर मूव कर रहा है, यह क्या है? पोन्स भाग है। ठीक है, तो इतना समझ में आया? यह छोटी सी ग्रंथि है थैलेमस के ठीक बीच में, यह क्या है? पिनियल ग्लैंड है या पिनियल ग्रंथि। ठीक है, यह किस हार्मोन्स का स्रावण करती है? किस हार्मोन्स को सेक्रेट करती बनाती है? मेलेटोनिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट फिगर को समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में जो फर्स्ट वाला हिस्सा है, फर्स्ट नंबरिंग का, वह क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स अग्र मस्तिष्क। दूसरा वाला जो हिस्सा है, दूसरा वाला नंबरिंग, वह क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मीन्स मध्य मस्तिष्क। तीसरा वाला पोन्स है। चौथा वाला
मेडुला ऑब्लांगेटा, पांचवा वाला स्पाइनल नर्व और छठवां वाला हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि कौन सा पार्ट मस्तिष्क में कहाँ पर स्थित है। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए कि फोर ब्रेन पूरा है। ठीक है, तो फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क किस में बटा है? दो भागों में बटा है, प्रमस्तिष्क और डायनसिफेलान में। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क का जो एक प्रमस्तिष्क है बीच में अंदर की तरफ सेंटर की तरफ क्या होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस होता है, जो कि डायनसिफेलान के भाग है। तो डायनसिफेलान कहाँ पर स्थित हुआ? सिचुएटेड कहाँ पर है? मस्तिष्क में मध्य की ओर। ठीक है, तो बाहर की ओर कौन स्थित है? बाहर की ओर प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम स्थित है। अब सेरिब्रम किस में बटा है? सेरिब्रम बटा है लोब्स में। इसमें 5 लोब्स आते हैं। तो जो आगे की तरफ फ्रंटल बोन के ठीक जस्ट में होता है, फ्रंटल बोन के क्लोजेस्ट में, ठीक है, समीप, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रंटल लोब्स, फ्रंटल लोब्स। अभी हम इसके कार्य के बारे में भी समझेंगे। फ्रंटल लोब्स हो गया। अब जो पैराइटल बोन के ठीक क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब आपको याद रखना चाहिए। टेम्पोरल लोब जो है ठीक कान के ऊपर होता है, और टेम्पोरल बोन के ठीक ऊपर पैराइटल बोन होती है। ठीक है, और इनके ठीक अंदर इनके सामने की तरफ लोब्स होते हैं। तो टेम्पोरल लोब्स यह हो गया कान के ठीक ऊपर, इसके ऊपर पैराइटल लोब और इसके ऊपर ऑक्सीपिटल, इसके पीछे ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल के नीचे होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका हिस्सा है? सेरिबेलम हिस्सा है, पार्ट है किसका? हिंड ब्रेन का, पश्च मस्तिष्क का। ठीक है, और यह क्या है? यह पोन्स है कुछ दूर, और कुछ इसके नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा से निकल जाती है स्पाइनल नर्व, जो कि रीढ़ की हड्डी में या स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो कि वर्टिब्री कॉलम में चली जाती है। अब हम नेक्स्ट फिगर को समझते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं, यह सेरिब्रम है। ठीक है, और सेरिब्रम कितने भागों में बटा है? 5 भागों में। फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और जो इंसुला लोब्स होता है 5वां, वह अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसके कार्य के बारे में भी अभी हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस इत्यादि की। तो आप देख सकते हैं यह सेरिब्रल कार्टेक्स है, और यह फ्रंटल लोब। कार्टेक्स जब भी होता है तो यह बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और जो कार्टेक्स के बाद आता है कौन? मैट्रिक्स। कार्टेक्स और मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और कार्टेक्स बाहर की तरफ होता है। तो ये कार्टेक्स है। अब ये फ्रंटल लोब्स है, तो इसको छोड़िए। ये जो है सफेद में एक कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम का क्या काम होता है? लेफ्ट सेरिब्रम, मतलब लेफ्ट मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और राइट सेरिब्रम, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। कौन? कार्पस कैलोसम। यह व्हाइट कोलेजन तंतुओं और न्यूरॉन्स की बनी होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच में क्या है? पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है? थैलेमस है। इसके जस्ट थैलेमस के नीचे होता है, निचला वाला भाग हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर कर्सर पॉइंटर हमारा मूव कर रहा है, यह ग्रंथि कौन सी है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कौन सी ग्रंथि है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। और यह है पोन्स भाग मस्तिष्क का, यह मेडुला, और मेडुला से निकल गई स्पाइनल नर्व। यह है सेरिबेलम। सेरिबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क। अभी हम इनके कार्य के बारे में भी जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फिगर को समझते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमने दिखाया है थैलेमस का है, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों पार्ट किसके हैं? ये डायनसिफेलान के 3 पार्ट है। समझ में आया? डायनसिफेलान किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन 2 भागों में बटा है, सेरिब्रम और डायनसिफेलान में। तो सेरिब्रम में लोब्स आते हैं, और डायनसिफेलान में थैलेमस, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। इतना समझ में आया? तो देखिए, ये जो नीला वाला नीचे वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस है। जस्ट इसके नीचे जो है यह रेड में, यह कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, थैलेमस में बीच में होती है पिनियल ग्लैंड, थैलेमस है, और एपीथैलेमस, थैलेमस के ऊपरी छत जो होती है, ऊपरा छठ रूप। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? एपीथैलेमस बोला जाता है। और ये जो OMN लिखे गए, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। इसका एक वेबसाइट से हमने इस फिगर को लिया है, तो वहां पर एक कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए थे, इसलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अब हम समझते हैं इनके कार्य के बारे में। ठीक है, फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा पहले हम प्रमस्तिष्क के जो सेरिब्रम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे।
कि सेरिब्रम मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आपको इसे जानना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम इज प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इट इज अबाउट 18% ऑफ द होल ब्रेन, या 80% पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा होता है। समझ में आया, सबसे अधिक हिस्सा किसका होता है ब्रेन में, सेरिब्रम का, प्रमस्तिष्क का, जो कि अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। दूसरा भाग कौन है, डायनसिफेलान। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ए डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर मीन्स अनुलंब विदर या अनुलंब गहरी रेखा, डिवाइड्स द ब्रेन इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर्स विच आर कनेक्टेड इंटरनली बाय ए बैंड कॉल्ड कार्पस कैलोसम। इसका हिंदी क्या होगा, एक गहरी अनुलंब विदर प्रमस्तिष्क को, किसको, प्रमस्तिष्क को दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बांटती है, हेमिस्फीयर्स मीन्स गोलार्ध, ठीक है, बांटती है, जो अंदर की तरफ से कार्पस कैलोसम नामक पट्टी से आपस में जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर को, यह जो है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है, ठीक है, अनुलंब विदर, ये क्या है, रेखा जो बीच में से प्रमस्तिष्क को बांट रही है दाएं और बाएं भागों में, इसे क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। और यह बीच में अंदर की तरफ से जुड़े होते हैं किससे, कार्पस कैलोसम की पट्टी से, किससे, कार्पस कैलोसम की पट्टी से। ये जो है कार्पस कैलोसम सफेद वाला कार्पस कैलोसम, यह दाएं और बाएं सेरिब्रम को जोड़ता है आपस में। इतना समझ में आया। नेक्स्ट फिगर क्या है, बिटवीन, अब मान लीजिए कार्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े हुए हैं प्रमस्तिष्क, दाएं लेफ्ट प्रमस्तिष्क और राइट सेरिब्रम, ठीक है। तो इसमें अब सेरिब्रम में लोब्स पाए जा रहे हैं, तो लोब्स भी किससे अलग होते हैं, लोब्स आखिर अलग हैं, पहचाना गया है, तो वे भी तो अलग हैं, तो उनमें भी खांच होती है, ठीक है, खांच मतलब गहरी रेखाएं होती हैं मस्तिष्क में, जो कि लोब्स का निर्माण करती है, अलग अलग हिस्सों में बांटती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि यह लोब्स है, ठीक है, तो एक देखिए, एक यहाँ पर ऐसी गहरी खांच अलग कर रही है इसको, पैराइटल लोब को, इसी तरह से फ्रंटल लोब को भी अलग करती है यहाँ से, इसी तरह से पैराइटल लोब को भी अलग करती है, ठीक है, समझ में आया। तो एक गहरी गहरी रेखाएं होती हैं, तो इन रेखाओं का नामकरण किया गया है, ठीक है, नामकरण मीन्स नॉमिनेशन किया गया है। तो बिटवीन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच जो खांच होती है, फिशर होती है, फिशर मीन्स खांच या विदर, ठीक है, वह उसका नाम है लैटरल सेरिब्रल फिशर, लैटरल सेरिब्रल फिशर। अब फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में जो खांच होती है, या फ्रंटल और पैराइटल लोब को जो बीच से बांटती है, उसका नाम क्या है, रोनाल्डो फिशर या सेंट्रल या रोलांडो फिशर, रोलांडो फिशर, ठीक है, नाम आप शुद्ध याद कीजिएगा। अब बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में इनके बीच जो लोब फिशर होती है, फिशर मीन्स खांच या विदर, उसका नाम क्या है, पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर, पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। आइए हम इसे फिगर के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कार्पस कैलोसम की पट्टी है, ठीक है, जो दाएं और बाएं सेरिब्रम को आपस में जोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल सर्कस या सेंट्रल फिशर, फिशर को सल्कस भी बोला जाता है। तो ये किसको बांटती है, फ्रंटल और पैराइटल को, फ्रंटल और पैराइटल को किस में बांटती है, दो मतलब अलग करती है, ठीक है, एक रेखा है जो फ्रंटल और पैराइटल फिशर को अलग करती है, इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रल सर्कस या सेंट्रल फिशर। अब फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को जो अलग करती है, फ्रंटल और पैराइटल, ठीक है, फ्रंटल और पैराइटल लोब को जो अलग करती है, उसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाएगा टेम्पोरल लोब, ठीक है, फ्रंटल और टेम्पोरल को जो अलग कर रहे उसे सेंट्रल सर्कस, फ्रंटल और टेम्पोरल को जो अलग कर रहे उसे लेटरल सेरिब्रल फिशर, ठीक है, और फ्रंटल और पैराइटल को जो अलग कर रही है उसे क्या बोला जाएगा, लेटरल, फ्रंटल और पैराइटल को सेंट्रल, और फ्रंटल और टेम्पोरल को जो अलग कर रही है वैसे लेटरल फिशर। अब जो टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल को अलग कर रही है, ठीक है, टेम्पोरल और नहीं, पैराइटल और ऑक्सीपिटल को, पैराइटल और ऑक्सीपिटल को जो अलग कर रही है उसका नाम क्या है, पैराइटो ऑक्सीपिटल
सल्कस, ठीक है। यह नाम कुछ टेढ़े हैं इसलिए बताने में कुछ गलती हो जा रही है। तो अब देखिए, फ्रंटल और टेम्पोरल को जो अलग कर रही है उसे क्या बोलेंगे? लैटरल फीसर। अब फ्रंटल और पैराइटल को जो अलग कर रही है उसे सेंट्रल सल्कस या सेंट्रल फीसर। अब पैराइटल और ऑक्सीपिटल को जो अलग कर रही है जो फीसर उसे क्या बोला जाएगा? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस या पैराइटो ऑक्सीपिटल फीसर। ये गारी गारी रेखाएं होती हैं मस्तिष्क के जो सेल्स हैं, इससे अलग अलग लोब्स में मस्तिष्क बट जाता है। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। अब हम यहाँ से टोटल आपको बताएंगे कि मस्तिष्क में कितने पार्ट है, इसका तो हो गया बात। अब हम बात करेंगे कि मस्तिष्क के सभी पार्ट के अलग अलग क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम, मतलब प्रमस्तिष्क के कार्य। तो प्रमस्तिष्क किसमें बटा है? लोब्स में। लेकिन यदि कोई पूछ दे कि प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है तो आपको उसमें कुछ बताना ही पड़ेगा। तो इसका कार्य है इट इज द सेरिब्रम डेट, इट इज द सेरिब्रम डेट, यह सेरिब्रम है जो कि कंट्रोल ऑल इंटेलिजेंस, मतलब सभी बुद्धिमत्तापूर्ण, ठीक है, सभी बुद्धि को, विल पावर सोचने की क्षमता, नॉलेज मतलब ज्ञान, लर्निंग सीखना, मेमोरी मतलब स्मृति, स्पीच भाषण, द सेंटर ऑफ थिंकिंग सोचने का केंद्र, ठीक है, एंड वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स मीन्स ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कौन? सेरिब्रम। इसे हिंदी में समझते हैं, प्रमस्तिष्क ही समस्त बुद्धि, इच्छा शक्ति, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी, चिंतन का केंद्र और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक गतियां मीन्स जितनी भी ऐच्छिक गतियां, जैसे हाथ को फैलाना है, हाथ को बटोरना है, आंख को बंद करना है, खोलना है, ठीक है। तो एक जितनी भी गतियां हैं जिन पर आपका नियंत्रण है वे कौन सी गतियां हैं? ऐच्छिक गतियां हैं, ठीक है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। अब इन पर जो नियंत्रण रखता है वह मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क ही इन पर नियंत्रण रखता है। इतना समझ में आया? अब हम फ्रंटल लोब्स की बात करते हैं। अब प्रमस्तिष्क जो है सेरिब्रम वह किस में बटा है? लोब्स में बटा है। 5 लोब्स होते हैं। तो पहला लोब्स कौन सा है? फ्रंटल लोब्स। तो इसका काम क्या है? इसका काम है द फ्रंटल लोब्स कंट्रोल इंटेलिजेंस, विल पावर, नॉलेज, लर्निंग, मेमोरी, द सेंटर ऑफ थॉट्स, रीजनिंग, डिस्क्रेशन, विल एंड वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। हिंदी देखते हैं। फ्रंटल लोब बुद्धि, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति, नॉलेज मीन्स ज्ञान, लर्निंग मतलब विद्वता, मेमोरी मतलब स्मृति मतलब याद करने की क्षमता। यदि पढ़ लिया तो वह याद रहेगा, भूलेगा नहीं। इसे क्या बोला जाता है? मेमोरी पावर। जो लोग पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ दिन में भूल जाते हैं उनकी मेमोरी पावर कमजोर होती है, ठीक है। जो लोग एक बार पढ़ लेते हैं फिर जल्दी नहीं भूलते उनकी मेमोरी पावर बहुत मजबूत होती है। तो मेमोरी पावर किसमें होती है? फ्रंटल लोब में होती है। सेंटर ऑफ थॉट सोचने का केंद्र, ठीक है, चिंतन का केंद्र मतलब किसी बात पर चिंतन करना, या काम कैसे होगा, इसे ऐसे करें ऐसे करें, ठीक है। तो जो सोचने, तर्क विवेक, ठीक है, ये किसका काम होता है? तर्क विवेक संकल्प और ऐच्छिक तर्क विवेक संकल्प, हम यह काम कर देंगे, ये सब किसमें होता है? क्षमता फ्रंटल लोब में होता है। और ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक गतियां तो मैंने आपको बताया जो आपके नियंत्रण में होती हैं वे किसके अधीन होती हैं? फ्रंटल लोब के अधीन होती है। फ्रंटल लोब से ही संवेदना आती है जाती है तो आप ऐच्छिक गतियां करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो लोब है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब का क्या काम है? पैराइटल लोब का काम है द पैराइटल लोब इंटरप्रिट्स द सेंसेशन रिसीव फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स ऑफ द होल बॉडी। पूरे शरीर की स्किन मतलब त्वचा से और पेशियों से जो सेंसेशन है मतलब संवेदना उसे लाती है, मतलब यहाँ पर आता है, संवेदनाएं रिसीव करती है। तंत्रिकाएं यहाँ से पूरे शरीर में फैली होती हैं, यहाँ से जाएंगे स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड से पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर की त्वचा से और मसल्स से जो संवेदनाएं तंत्रिका लेकर जाती हैं, कहाँ लेकर जाती हैं? पैराइटल लोब में लेकर जाती हैं, ठीक है। तो वह संवेदनाओं को यह पैराइटल लोब रिसीव करता है। देन फिर रिलीज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द रिएक्शन, और फिर कोई संवेदना गई पैराइटल लोब में, अब उस पर रिएक्शन क्या करना है, उस पर रिएक्शन क्या करना है, इसका यह किसका काम होता है? पैराइटल लोब का काम होता है, ठीक है। इसका हिंदी होगा पैराइटल लोब पूरे शरीर की त्वचा तथा पेशियों से प्राप्त संवेदनाओं की व्याख्या करता है, ठीक है। इंटरप्रिट्स मीन्स व्याख्या करता है।
फिर प्रतिक्रियाओं की प्रेरणा निर्गत करता है। निर्गत करता है मतलब निकालता है, प्रेरणा निकालता है। मतलब इसका अर्थ यह होगा कि मान लीजिए कि आपके पैर में एक जो है कि मधुमक्खी आकर बैठ गई। अब वहां से संवेदनाएं तंत्रिकाएं लेकर गई आपके पैराइटल लोब में, ठीक है। तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली हैं, तो मधुमक्खी आपके पैर पर बैठ गई। अब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे पैर पर मधुमक्खी बैठ गई। कैसे पता चला? तंत्रिकाएं वहां से संवेदना लेकर गई पैराइटल लोब में। अब पैराइटल लोब जो है कि उस पर विचार करेगा, उसकी व्याख्या करेगा संवेदना की। फिर क्या करेगा? प्रतिक्रियाओं का की प्रेरणा निर्गत करेगा। अब उस पर एक रिएक्शन देगा कि हाँ लात को ऐसे तेजी से जो है कि हटाओ, ठीक है, ताकि मक्खी जो है गिर जाए। तो यह जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया हुई, इसे किसने दिया, किसने बताया? पैराइटल लोब ने बताया, ठीक है। तो यह पैराइटल लोब का काम है। और इसका एक और काम है, along with this, इसके साथ साथ द कंट्रोलर ऑफ हैंडक्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प, एंड स्पीच मीन्स वाणी या भाषण या बोलने की क्षमता, हस्त कौशल मतलब हस्तशिल्पी जो हाथ से चित्रकारी की जाती है, ठीक है, वह, और बोलने की क्षमता को कंट्रोल करने वाला है कौन? पैराइटल लोब। वर्क्स टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, और भाषा को समझने की क्षमता, या क्या बोल रहा है व्यक्ति, क्या बोल रहा है, ठीक है, इसकी क्षमता किसमें होती है? पैराइटल लोब में ही होती है, उसे समझने की क्षमता। थॉट्स एंड इमोशन मीन्स भावना और विचार को समझने की क्षमता, किसी व्यक्ति के भावना और विचार को समझने की क्षमता किसमें होती है? पैराइटल लोब में ही होती है। इसके साथ साथ हस्तशिल्प व वाणी का नियंत्रक भाषा, विचार व भावुकता को समझने का कार्य करता है। कोई व्यक्ति आपके सामने यदि क्रोध में मुंह टेढ़ा कर रहा है, ठीक है, तो आप देखकर समझ जाएंगे उसे कि यह व्यक्ति गुस्से में है। तो आप कैसे समझे? यह समझने की क्षमता किसमें है? पैराइटल लोब में है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, तो उसका कुछ भावना, उसका कुछ चेहरा बताएगा कि हाँ यह आपसे बातें करने के लिए इच्छुक है। आप जान जाएंगे, आप उससे पूछेंगे कि हाँ आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे समझ रहे हैं? यह समझने की क्षमता आपको कौन प्रदान कर रहा है? यह पैराइटल लोब प्रदान कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट लोब की बात करते हैं। नेक्स्ट लोब है टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब का क्या काम है? दीज आर द मेमोरी सेंटर्स ऑफ ऑडिटरी नॉलेज, यह भाषा ज्ञान, ठीक है, श्रवण ज्ञान, ऑडिटरी मतलब जो सुना जाता है, सुनने की क्षमता का केंद्र है। स्पीच विजन एंड विजन सेंसेशन, ठीक है, दृष्टि संवेदना, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता का केंद्र है कौन? टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब्स किसका पार्ट है? सेरिब्रम का, प्रमस्तिष्क का। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी? यह श्रवण ज्ञान मतलब सुनने की क्षमता, वाणी मतलब बोलने की क्षमता, और दृष्टि संवेदनाओं मतलब देखने की क्षमता के स्मृति केंद्र होते हैं। मेमोरी सेंटर स्मृति केंद्र होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कि आप यदि पहली बार शेर की आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप पहली बार तो हो सके आप न जान पाए यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब आप देख लेंगे एक बार कि हाँ ये शेर है, फिर जब आप दूसरी बार उसी शेर की आवाज सुनेंगे या किसी भी शेर की आवाज वैसे ही, तो आप जान जाएंगे कि यार यह तो शेर की आवाज है। तो आप पहले से सुन चुके हैं। अब वह जो है उसकी मेमोरी स्मृति जो है वह किसमें संचित हो गई? वह टेम्पोरल लोब में इकट्ठी हो गई, ठीक है। अब आप वैसे ही आवाज सुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ यह तो शेर बोल रहा है। इसी तरह से वाणी की क्षमता, दृष्टि की क्षमता, मान लीजिए कि आप बनारस पहली बार गए हैं, तो जब आप बनारस में देखेंगे गंगा घाट, ठीक है, या मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जो वस्तु पहली बार देखते हैं उसे आपका दिमाग कैच कर लेता है। फिर जब आप वैसी वस्तु को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाँ यही वस्तु है। मान लीजिए कि आप पहली बार आम देख रहे हैं, आम कभी देखे ही ना हो, ठीक है, और फिर जब आप दोबारा उसी तरह देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह आम है, ठीक है। तो यह जो मेमोरी देखने की, सुनने की और बोलने की जो है यह किसमें संचित होती है? स्मृति मतलब मेमोरी केंद्र या टेम्पोरल लोब में होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब की। टेम्पोरल लोब समझ में आपको आया या नहीं? टेम्पोरल लोब हम एक बार इसे फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए जब व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, तो अभी वह कुछ नहीं, व्यक्ति जब लड़का छोटा होता है तो शुरू से सब कुछ सीखता है, शुरू से
तो शुरू से सीख रहा है तो उसे एक एक पॉइंट सिखाया जाता है, तो उसका जो टेम्पोरल लोब है, ठीक है, उसमें एक एक पॉइंट संचित होती जाती है। वह तो अपने मम्मी को भी नहीं जानता, पापा को भी नहीं जानता। मम्मी को हो सकता है जाने, लेकिन सबको बताना पड़ता है ये मम्मी है, ये पापा है, ठीक है, और यह गिलास है या लोटा है, ऐसे करो ऐसे करो। तो वह पहली पहली बार देखता जाता है सबको, फिर जब दोबारा देखता है, तिबारा देखता है, उसका दिमाग प्रत्येक वस्तु को कैच कर लेता है। वह जान जाता है कि हाँ यह गिलास है, यह थाली है, यह भोजन है, ठीक है, यहाँ हमें सोना है, यहाँ हमें बैठना है, इनके साथ रहना है, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पराए हैं, ठीक है। ये जो जानने की जो क्षमता है, केंद्र है, किसमें है? टेम्पोरल लोब में है। इतना समझ में आया? अब हम ऑक्सीपिटल लोब की बात करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब क्या है? इसका फंक्शन, दिस लोब माइनली मतलब मुख्यतः कंट्रोल्स द विजन एंड द मूवमेंट्स ऑफ द आई। यह लोब्स मुख्यतः दृष्टि ज्ञान और नेत्र की गतियों का नियंत्रण करता है। यह लोब्स कौन लोब्स? ऑक्सीपिटल लोब्स। ऑक्सीपिटल लोब्स मुख्यतः दृष्टि ज्ञान और नेत्र की गतियों का नियंत्रण करता है। इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं, यह तो बिल्कुल इजी है। देखने की क्षमता और नेत्र को घुमाने की, इधर उधर आंख जो घूमती है, मूव करती है, वह किसके अंतर्गत, किस तंत्रिका, इसका जो केंद्र है वह कौन है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब से तंत्रिकाएं निकलती हैं, नर्व्स, न्यूरॉन्स, जो कि पूरे आंख में फैले होते हैं, जो देखने की क्षमता और नेत्र की गतियों से संबंधित होते हैं या नेत्र की गतियों को कराते हैं, ठीक है। अब हम इंसुला लोब्स की बात करेंगे कि इंसुला लोब्स का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है, दिस लोब्स माइनली फंक्शन एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। कोऑर्डिनेटर मीन्स समन्वयक, ठीक है। जितने भी चारों लोब्स हैं उनमें यह समन्वय बैठाता है, उनमें इससे चारों लोब्स में तंत्रिकाएं निकल करके गई होती हैं, ठीक है, और भी ब्रेन के कई पार्ट में, जो कि आपस में समन्वय, ठीक है, समन्वय मीन्स तालमेल बैठाता है। यह लोब मुख्यतः स्मृति व प्रमस्तिष्क के अन्य भागों की क्रियाओं के समन्वयक का कार्य करता है, और इसका कोई विशेष कार्य है नहीं। अब हम बात करते हैं एपिथैलेमस। एपिथैलेमस किसका पार्ट है? डायनसिफेलान का। और डायनसिफेलान किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। इतना समझ में आया? अब एपिथैलेमस का काम क्या है? इसका कोई विशेष काम है नहीं। इसमें एक पीनियल ग्रंथि पाई जाती है जो कि मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्राव करती है, और इसका कोई ऐसा विशेष कार्य है नहीं। इन इट्स मिडिल, इसमें मध्य में, ऑन द सरफेस, सतह पर, ठीक है, मध्य में, सतह पर, देयर इज ए पीनियल ग्लैंड, एक पीनियल ग्रंथि होती है, विच जो कि सेक्रेट्स ए हार्मोन्स कॉल्ड मेलाटोनिन, एक हार्मोन्स का स्राव करती है जिसे मेलाटोनिन बोला जाता है। हार्मोन्स के बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, आप उसमें सभी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल इसके मध्य में सतह पर पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड, जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है। किसकी सतह पर? एपिथैलेमस की सतह पर। एपिथैलेमस कहाँ होता है? हमने दिखाया, सबसे ऊपर एपिथैलेमस, फिर थैलेमस, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है। अब फंक्शन ऑफ थैलेमस, थैलेमस का क्या कार्य है? थैलेमस का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इट्स फंक्शन इज द रिसीव सिंसियरी इंफॉर्मेशन सच एज हियरिंग, साइट मतलब दृष्टि, टेस्ट मतलब स्वाद, टच मतलब जो स्पर्श होता है, ठीक है, स्पर्श या टच, स्पर्श, प्रेशर मतलब दाब, वाइब्रेशन मतलब कंपन, पेन मतलब दर्द, टेम्परेचर मतलब ताप, ईटीसी मतलब आदि, एंड retransmits them to other parts of the brain, then relay मीन्स प्रतिक्रिया या रिएक्शन। अब इसका हिंदी क्या होगा? संवेदन सूचनाओं जैसे श्रवण, दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप आदि को प्राप्त करके मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाना, फिर पुनः श्रावण करना इसका काम है। इसका काम है? थैलेमस का काम है। समझ में आया? जैसे श्रवण मतलब सुनना, दृष्टि मतलब देखना, स्वाद, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप आदि को प्राप्त करके मस्तिष्क के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मतलब तंत्रिकाएं यहाँ पर पहले लेकर जाती हैं संवेदनाओं को, ठीक है, फिर वहां से पुनः प्रसारण करना इसका काम है। अब जहां पर लेकर गई संवेदनाएं, वहां से रिएक्शंस कहाँ आते हैं? थैलेमस में आते हैं। फिर थैलेमस से कहाँ जाएंगे? यदि क्रेनियल है, क्रेनियल में नहीं, यदि सुषुम्नी है, ठीक है, स्पाइनल नर्व है, तो थैलेमस से स्पाइनल में चली जाएंगी संवेदनाएं, फिर स्पाइनल से अपने कार्यकारी अंग तक, ठीक है। तो इस तरह से थैलेमस काम करता है, थैलेमस बीच में पड़ता है। अब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस का भी फंक्शन बहुत अधिक है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम,
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मीन्स जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसको रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित रखता है और कंट्रोल करता है, मतलब नियमन, ठीक है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियमन और नियंत्रण करता है। और क्या करता है, सेंटर ऑफ हंगर, थ्रस्ट एंड सैटिटी, ठीक है। हंगर मतलब भूख और थ्रस्ट मीन्स प्यास का केंद्र है, और किसका, परितृप्ति का। अब देखिए, यदि आपको भूख लग गई तो आपको कैसे महसूस हुआ, आप कैसे जाने कि हमें खाना खाना है, ठीक है। अब जैसे कि शरीर में न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होगी तो वह संवेदनाएं जाएंगी हाइपोथैलेमस में, तब हाइपोथैलेमस बोलेगा कि हाँ, आप शरीर को जो है कि भोजन की जरूरत है ताकि न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो सके। तो यह हाइपोथैलेमस बताएगा, यह हाइपोथैलेमस से भावना आएगी कि अब हमें खाना खाना चाहिए, और प्यास की भावना, ठीक है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो संवेदनाएं कहाँ पर जाएंगी, हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस बताएगा, या हाइपोथैलेमस से भावना आएगी मन में कि अब हमें पानी पीना चाहिए। और सैटिटी, सैटिटी मीन्स परितृप्ति। अब आप पानी पीने लगे तो अधिक तो ऐसा है नहीं कि खूब पानी पी जाएंगे, एक आध पलटी पानी पी जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। एक दो गिलास पीने के बाद आपका पेट भर जाएगा, आपको परितृप्ति मतलब आप तृप्त हो जाएंगे। तो यह संवेदना भी किससे आती है, हाइपोथैलेमस से ही आती है, परितृप्ति का। जैसे आप खाना खाने बैठे तो ऐसा है नहीं कि आप बहुत अधिक खाना खा जाएंगे, 20-30 किलो खा जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आप थोड़ा बहुत खाए, 2-4 रोटी खाए, फिर आपका पेट भर गया। तो यह परितृप्ति की जो भावना है, पहले तो भूख लगी थी, फिर उसके बाद 2-4 रोटी खाने के बाद ही आपका पेट भर गया। तो यह परितृप्ति की जो भी भावना है वह किससे आ रही है, हाइपोथैलेमस से ही आती है। अब टेम्परेचर कंट्रोल, जो शरीर का ताप है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको भी नियंत्रित करना किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। अब कंट्रोल टू स्लीप एंड रिदम ऑफ डेली एक्टिविटीज। अब रिदम मतलब लय, ठीक है। रिदम इज लय ऑफ डेली एक्टिविटीज, मतलब सोने की क्रिया, सोने जागना, कब सोना है कब जागना है, शरीर को नींद की जरूरत है या शरीर अभी जाग सकता है, जाग कर काम कर सकता है, ठीक है। इसकी जो भावना है यह किस में होती है, हाइपोथैलेमस से ही नियंत्रित होती है। और डेली एक्टिविटीज, इतने बजे हमें स्कूल जाना है, इतने बजे घर आना है, ठीक है। ये सब जो डेली क्रियाएं हैं, इतने बजे हमें घूमने जाना है, तो ये सब जो प्रेरणाएं मन में आती हैं, नित्य डेली एक्टिविटीज, ये किससे आती हैं, हाइपोथैलेमस से ही आती है। अब एंगर, एंगर मीन्स क्रोध, क्रोध की भावना जो उत्पन्न होती है वह हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होती है। एग्रेशन, एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स जो होता है आक्रामकता, आक्रामकता मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी को एक थप्पड़ लगाना है, कोई बोल रहा है आपके सामने, गुस्सा, मान लीजिए आपसे कोई जबान लड़ा रहा है, ठीक है, तो आपको गुस्सा आएगा तो आप आक्रामक हो जाएंगे उसे मारने के लिए, उसको लगा दो 2-4 झापड़, ठीक है। तो ये जो आक्रामकता का भाव है किससे आया, हाइपोथैलेमस से आया। अब एक्सटिमेंट, एक्सटिमेंट में उत्साह, उत्साह का मतलब मान लीजिए कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ जाना है अयोध्या राम मंदिर घूमने, ठीक है, या और भी कहीं जाना है किसी पार्क में घूमने, तो आपके मन में एक उत्साह रहेगा, वहां पर चलेंगे, खूब अच्छे अच्छे फूल होंगे, खूब अच्छी अच्छी परियां होंगी, ठीक है, खूब देखेंगे। तो ये जो है उत्साह है किससे आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। अब पीड़ा, पीड़ा मतलब पेन, दर्द की जो भावना होती है, दर्द भी, जो तंत्रिकाएं, दर्द मान लीजिए कि आपको चोट लग गई पैर में, वहां से दर्द हो रहा है, तो वहां से दर्द, जो तंत्रिकाएं हैं सेंसरी नर्व, वो कहाँ पर लेकर जा रही हैं, हाइपोथैलेमस में लेकर जा रही हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस वहां से अनुभव होता है कि हाँ यहाँ पर दर्द हो रहा है। अब क्या है, फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, मतलब सुख और दुख का अनुभव, पेन मतलब दुख, प्लेजर मतलब सुख का जो फीलिंग होती है, सुख दुख का अनुभव, हम सुख में हैं या हम दुख में हैं, यह किससे होता है, हाइपोथैलेमस से ही होता है। कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्राव है, हार्मोन्स का स्राव, उस पर नियंत्रण रखता है कौन, हाइपोथैलेमस। और क्या करता है, वैसोप्रेसिन एंड वर्क्स फॉर द सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो हार्मोन्स हैं जिनका स्राव करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के ग्लैंड के स्राव को नियंत्रित भी करता है, लेकिन खुद दो हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को बनाता भी है, जो पश्च पिट्यूटरी में भेज देता है। इतना समझ में आया। फिर पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन्स खून में, ब्लड में मिल जाते हैं। इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पर केवल इतना ही जानिए। अब फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क का क्या है। फोर ब्रेन का तो हमने, फोर ब्रेन में सेरिब्रम और
हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस के बारे में हम लोग जान गए। अब हम मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की बात करेंगे। तो मिड ब्रेन के फंक्शन है, इट्स कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द आई, यह आंख की गतियों का नियंत्रण करता है। हेड एंड नेक मतलब सिर और गर्दन की गति का नियंत्रण करता है। ट्रंक मतलब धड़, जो गर्दन से नीचे के पार्ट हैं वह किस में बोले जाते हैं, ट्रंक मतलब धड़ में। एंड इन द सेमी कॉन्शियस स्टेट, सेमी कॉन्शियस स्टेट मीन्स अर्धचेतन अवस्था। अर्धचेतन अवस्था कब होती है, जब व्यक्ति सोता है तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, सेमी कॉन्शियस स्टेट। यदि मतलब अर्धचेतन, आधी चेतना होती है, पूरी चेतना नहीं होती। पूरी चेतना जागने में होती है, आधी चेतना में सोने में और बेहोशी में होती है। यदि वह भी चेतना नहीं रहेगी तो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, तो जीवित व्यक्ति का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित प्राणी, उनमें जो है चेतना का गुण होता है। ठीक है, इसीलिए उन्हें जीवित व्यक्ति बोला जाता है, सजीव बोला जाता है। तो सेमी कॉन्शियस स्टेट मतलब अर्धचेतन अवस्था में कंट्रोल द मस्कुलर एक्टिविटीज, यह पेशीय गतियों को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो पेशी गतियां सोने में होती हैं कि नहीं, नहीं होती हैं, होती हैं। मान लीजिए आप खाना खाकर सो गए तो खाना को तो पचाना है, तो जो अनैच्छिक है, अनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, वो तो हमेशा काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह नियंत्रित करता है कौन, मिड ब्रेन। ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो आपका पूरा शरीर सो गया, हृदय काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है। ठीक है, तो यह किसके अधीन हो रही है, यह सब मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के अधीन होती हैं ये सब। अब यह नेत्रों, सिर व गर्दन, धड़ की गतियों का नियंत्रण करता है। वह अर्धचेतन अवस्था में पेशीय क्रियाओं और नेत्र गोलक की गतियों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, तो सभी अंग मस्तिष्क के कई कई काम करते हैं, एक ही काम को कई कई पार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट एक काम कर रहा है तो उसके काम में कोई दूसरा पार्ट बाधा नहीं डालेगा, नहीं। नेत्र की गतियों का नियंत्रण कई पार्ट्स ब्रेन के करते हैं। अब जो है सेरिबेलम, फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। सेरिबेलम मीन्स अनुमस्तिष्क, यह किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का, मिड ब्रेन का तो हमने पढ़ लिया। यह नेत्र, सिर व गर्दन, धड़ की गतियों का नियंत्रण, अर्धचेतन अवस्था में पेशी क्रियाओं और नेत्र गोलक की गतियों का नियंत्रण करता है। नेत्र गोलक की गतियों का नियंत्रण अर्धचेतन अवस्था में, इसका मतलब यह होगा कि नेत्र गोलक सोने पर तो घूम नहीं रहा है, देखने पर ही घूम रहा है। ठीक है, जागने पर ही घूम रहा है, तो देखने पर सोने पर ना घूमे, इसको कौन रोक करके रखा है, मिड ब्रेन रोक करके रखा है। यदि आप किसी की आंख को छुए, टच करें तो व्यक्ति जाग जाएगा। किसी भी पार्ट को यदि टच करें, हिलाएं जगाने के लिए, तो थोड़ा सा झटका लगेगा उससे, तो व्यक्ति जाग जाएगा। तो उस समय भी एक तंत्र होता है, वह एक्टिव होता है, उसका हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अब फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क का कार्य। इसका क्या कार्य है, इट सेंड्स फीडबैक सिग्नल, यह फीडबैक सिग्नल भेजता है टू द सेरिब्रम, किसको, सेरिब्रम को मतलब प्रमस्तिष्क को, फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मस्कुलर एक्शन। मस्कुलर एक्शन के लिए जो है यह प्रोसेसिंग मतलब सुधार करने के लिए सेरिब्रम को सिग्नल भेजता है। और दस इस प्रकार इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल स्किलफुल एक्शंस फ्रॉम मेंटेनिंग बैलेंस। इस प्रकार यह कौशलपूर्ण क्रियाओं को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यह पेशी क्रियाओं के संशोधन हेतु सेरिब्रम को फीडबैक सिग्नल भेजता है। इस प्रकार यह संतुलन बनाए रखने से लेकर सभी कौशलपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन, सेरिबेलम। सेरिबेलम इस अनुमस्तिष्क। यह आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी हम इसे समझाते हैं। मान लीजिए कि आप साइकिल सीख रहे हैं। ठीक है, तो यह जो पेशी क्रियाएं हैं, ठीक है, पेशी क्रियाओं में संशोधन हेतु सेरिब्रम को सिग्नल भेजता है कि नहीं इसमें और सुधार करो, इसमें और सुधार करो। ठीक है, तो मान लीजिए आप साइकिल सीख रहे हैं, तो पहली बार में, एक ही बार में तो साइकिल चलाना सीख नहीं जाएंगे, बार बार साइकिल चलाएंगे, बार बार उसके हैंडल को इधर उधर करेंगे, अपने हिसाब से शरीर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसमें पेशियां ही तो काम कर रही हैं, तो इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, आप बार बार सोचेंगे, इधर उधर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो सिग्नल भेज रहा है वह सेरिबेलम भेजता है सेरिब्रम को कि ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, तो इस तरह से पेशी क्रियाओं में सुधार होता है, स्किलफुल कौशलपूर्ण क्रियाएं हैं। ठीक है, साइकिल चलाना एक कौशल है, सभी लोग तो साइकिल चला नहीं पाते,
इसी तरह से मान लीजिए कि कार चलाना है तो कार चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए। तो जो सुधार करने की क्रिया है, सुधार करो और सुधार करो और सुधार करो, तो ये जो सिग्नल आपके दिमाग में तो चलता है कि नहीं अब ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जो सुधार का जो प्रोसेस है सिग्नल, वह कौन भेजता है? सेरिबेलम भेजता है सेरिब्रम को। और सुधार करना किसका काम है? प्रमस्तिष्क का काम है, सेरिब्रम का काम है। लेकिन सुधार करवाना किसका काम है? सेरिबेलम का काम है, ठीक है। यही सिग्नल भेजता है किसको? प्रमस्तिष्क को या सेरिब्रम को। तो व्यक्ति जो है कि अपने कार्य में सुधार करके कार्य को निखारता है, ठीक है। मतलब कि आप चित्रकारी कर रहे हैं तो पहली बार मान लीजिए नाक टेढ़ी हो गई, तो दूसरी बार फिर बनाएंगे तो कुछ सीधी करेंगे, फिर और कुछ सीधी करेंगे और सुंदर बनाएंगे। इस तरह से जो होता है कि कौशलपूर्ण कार्य है। कौशलपूर्ण काम मतलब कलाकारी के कार्य में जो सुधार किया जाता है उसको सुधार करने का जो सिग्नल भेजता है, से सुधार करना सेरिब्रम का काम है। लेकिन सुधार करवाना किसका काम है? यह सेरिबेलम का काम है। इतना समझ में आया? बस सेरिबेलम का यही काम है। अब हम फंक्शन ऑफ द मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला को क्या बोला जाता है? मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा। अब इसका काम क्या है? इसका काम भी बहुत बड़ा है। इन द मेडुला में देयर आर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स होते हैं फॉर द रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट बीट। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले और हृदय की जो है कि इसका हिंदी हम देखते हैं। मेडुला में हृदय स्पंदन, हार्ट बीट मतलब हृदय स्पंदन की दर एवं स्ट्रेंथ मीन्स प्रबलता को नियंत्रित करने वाले केंद्र होते हैं, ठीक है। कि हृदय की धड़कन को 1 मिनट में 72 बार ही चलना चाहिए, 80 बार चलना चाहिए या 100 बार चलना चाहिए। इसका जो नियंत्रण केंद्र होता है किसमें होता है? मेडुला में होता है। मेडुला कहाँ पर था? मेडुला जो है कि सबसे नीचे था। मेडुला के बाद से ही क्या आपका शुरू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। अब डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियों के व्यास को नियंत्रित करना किसका काम होता है? मेडुला का काम होता है। मतलब रुधिर वाहिनियों के व्यास को, मतलब रुधिर वाहिनियों में भी जो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, इसमें बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ठीक है। जो कि इसको जो है कि अब मसल्स में गुहा है तो चिपकी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो चिपक गई, बंद हो गई, वो तो फैली होती है, ठीक है, ताकि उसमें से खून क्रॉस कर सके। तो उसको सदैव फैलाने का काम कौन किए रहता है? मेडुला किए रहता है। इतना समझ में आया? ताकि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो सके। अब ब्रीथिंग रिदम मतलब श्वास का लय। मतलब 1 मिनट में 14-15 बार व्यक्ति को श्वास लेना है, तो उसके एक लय से व्यक्ति सांस लेता है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत तेजी से या अनियमित श्वास लेता है। एक निश्चित लय होती है जो कि व्यक्ति कभी केयर नहीं करता, उसे कुछ अनुभव ही नहीं होता, ठीक है। बहुत कम ही अनुभव, जब आप सोचते हैं तभी अनुभव होता है। लेकिन आप बराबर सांस ले रहे हैं, आपको तो यह हमेशा दिमाग में चल नहीं रहा है कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन आप सांस ले रहे हैं बराबर। तो एक लय से सांस आप ले रहे हैं, तो यह लय कौन दे रहा है? लय कौन प्रदान कर रहा है? मेडुला प्रदान कर रहा है। अब स्वालिंग फूड मतलब भोजन को निगलने की क्रिया। भोजन जब मुंह से बोलस, जब दांतों से चबा लिया जाता है भोजन को, तो वह बोलस बन जाता है। अब बोलस जब जाता है मुंह से ग्रसनी से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए एसोफेगस में, फिर एसोफेगस से चला जाएगा स्टमक में। तो जो निगलने की क्रिया है क्रमानुकुंचन गति के कारण होती है, ठीक है। तो यह गति भी पेशीय गति होती है जिसका नियंत्रण मेडुला में होता है। अब वोमिटिंग मतलब उल्टी भी किसका काम है? उल्टी कराना मेडुला का काम है। कफिंग मतलब खांसना। स्नीजिंग मतलब छींकना। हिक्कप मतलब हिचकी। टेस्ट मतलब स्वाद। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा मतलब लार का श्रावण, मतलब लार का बनना, मुंह में लार का बनना। हियरिंग मतलब सुनने की क्रिया। टंग मूवमेंट्स और जीभ की गति का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला करता है। इतना समझ में आया? तो यह वीडियो पूरा हुआ। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों के व्यास, श्वास लय, भोजन निगरण, वमन, खांसने छींकने, हिचकी स्वाद, लार के श्रावण, सुनने की क्रिया, जीभ की गतियों आदि के समन्वयक केंद्र होते हैं जो कि इन्हें नियंत्रित करते हैं। तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन और इनके फंक्शन के बारे में विस्तार से जान गए होंगे और इसे आपने नोट भी कर लिया होगा। यदि नोट नहीं किए हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि मेरा परिश्रम सफल हो और
आप इस वीडियो से कितना सीखे, कितना ज्ञान अर्जित किए, आप नीचे कमेंट करके बताएं तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो इतने अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वह कहाँ तक सही है। फिलहाल मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, और आप नए विजिटर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।